हेलो एवरीवन, जो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ये थोड़ा सा मैप थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा अपने आप से ड्रॉ करा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि जो मैप था इसमें थोड़ा गलत तरीके से शो कर रखा था। तो ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर वाला इलाका और ये हमारा जो चाइना के पास अक्साई चीन जिसको कहते हैं वो हमारा इलाका है, ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रॉपरली भारत के मैप को समझ लिया, इसको मैं अभी डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे पहले पहली बात हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। एशिया कॉन्टिनेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? पहला कारण तो ये समझते हैं क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही जो हमारा भारत आता है, पहला कारण ये। दूसरी बात, जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री के क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एशिया कॉन्टिनेंट पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहा जाता है, तो वैसे भी इन कारणों से ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हमें सारे तरीकों से अच्छे से एशिया कॉन्टिनेंट को समझेंगे कि क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। आप अगर आपके पास वर्ल्ड मैप पड़ा है तो आप उसको वैसे तरीके से देख सकते हैं, पर मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा कि किस किस तरीके से हमारी ये बाउंड्री लाइन कहाँ कहाँ पे शेयर करती है। और एशिया कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के साथ उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात, एशिया जो कॉन्टिनेंट है या एशिया महाद्वीप है उसमें कितनी कंट्रीज है? 48 कंट्रीज है। और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है हमारे लिए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, हम ये बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में ही है। दो बड़े देश चाइना और इंडिया, ये हमारे एक तरीके से जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर देश है। और भी देखेंगे तो आप इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बड़ी बड़ी कंट्री जो पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है तो यहीं पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप के बारे में, जिसको कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है आपके लिए, कि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताइए कि हमारे सबसे उत्तर में कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट की तरफ कौन सा देश पड़ता है, पूरब में कौन पड़ता है, पश्चिम में कौन सा पड़ता है, दक्षिण में कौन सा पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले देखते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से आपको जो जो भी दिख रहा है सारा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है या एशिया महाद्वीप है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, उत्तर में कौन दिखेगा? नॉर्थ में रशिया दिखेगा, रूस कहा जाएगा इसको, सिंपल सी पॉइंट है। आप अगर इधर भी देखेंगे, अगर ये पूरे मैप के हिसाब से देखे जाए तो बोला जाएगा पूरब में कौन सा है, तो हमारा यही हमारा कंट्री पड़ता है, जिसको रूस कह सकते हैं, रशिया कह सकते हैं। एक तरीके से कई लोग इसको जापान में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे बेरिंग जल संधि चल जाती है, जिसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ से हमारा आपका उत्तर अमेरिका जुड़ जाता है, वो अलग पॉइंट है। पर हमारा देखा जाए तो सबसे दक्षिण में हमारा देखा जाए, सॉरी पूरब में, वो भी आपका जापान हो सकता है या रशिया हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो, पर मेरा मानना है पहले आप रशिया को राइट आंसर मान के चले। अगर सपोज रशिया ऑप्शन में नहीं है तो आप जापान को लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं कि सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सा है, रशिया, इधर कौन सा जाएगा, रशिया या जापान हो जाएगा, क्योंकि जापान आपको इधर दिख रहा होगा सबसे अलग लाइन पे देखेंगे आप, पूरब की तरफ सबसे पूरब में कौन है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपका यूरोप भी जुड़ने लग जाता है, ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इधर सबसे आपके पश्चिम में कौन सी कंट्री है, तो ये दिख रहा होगा सबसे लास्ट में कौन सी है, टर्की। तो टर्की हो जाएगा सबसे लास्ट में। सबसे नीचे देखा जाएगा तो सबसे नीचे कौन सा है, इंडोनेशिया। तो इन सभी को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि बताइए जो हमारा सबसे पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। एशिया महाद्वीप के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। और ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है किस तरफ पड़ेगा, ठीक है, ये आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे। अगर इस तरीके से देखेंगे तो उत्तर पूर्व में पड़ता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये आप सब बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पहला पॉइंट, 48 कंट्रीज इसमें है। रशिया ऊपर पड़ता है सबसे उत्तर में, फिर पूरब में भी आपका रशिया जापान पड़ता है। नीचे की तरफ जाएंगे आप, इंडोनेशिया पड़ता है, और इस तरफ पड़ेंगे तो टर्की। माइंड में हमको ज़्यादातर मैं हमेशा कहता हूँ मैप को ही माइंड में क्लियर करके रखना है कि हाँ, ये मैप में हमको किस तरीके से क्या कौन सी कंट्री कहाँ पर पड़ती है, खासकर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ जो और ज़रूरी पॉइंट हमारा बन जाता है। इसके बाद है हमारा, देखिए, एक क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, चलिए राजधानी के वाइज भी मैं बता दूं। हालांकि राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं कि सबसे पूरब में कौन सी राजधानी है या सबसे एशिया की सबसे पश्चिम में कौन सी राजधानी है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल की बात करें, सबसे ऊपर कौन सा है, अगर हम बात करें नॉर्थ में तो हम बोलेंगे अस्ताना। अस्ताना कहाँ की है कैपिटल? ये है आपकी कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान कहाँ है? यहाँ। अब बोलेंगे कि भाई नॉर्थ में कैसे पड़ रहा है सबसे ऊपर? नॉर्थ में तो हम बात कर चुके हैं कि रशिया है। यही सबसे कंफ्यूजन पॉइंट रहती है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि देखिए रशिया का इधर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, इधर से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये जुड़ने लग जाता है यूरोप के साथ, और यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा भी रशिया के पास है, मतलब यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया में आता है।
तो क्या हो जाएगा, रशिया एक तो यूरोप में पड़ता है और एशिया में पड़ता है, इसलिए अगर आप देखेंगे बहुत कम फर्क है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे जाती है आपकी लाइनें, मैंने अभी बात करी नहीं है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। फिर भी अगर देखा जाए फैक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग, सबसे अगर हम उत्तर की बात करते हैं, सबसे ऊपर पे देखा जाए तो हमारा जो कैपिटल पड़ती है वो है आपकी अस्ताना, ठीक है, नॉर्थ की तरफ अगर हम बात करें, और वो है आपकी कजाकिस्तान की राजधानी के हिसाब से हम बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और चीज़ें, जैसे अगर हमारा पूछा जाएगा कि सबसे ईस्ट में कौन सी है, हमने नॉर्थ में तो बात कर लिया अस्ताना, ईस्ट में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कौन सी हो जाएगी, टोक्यो। क्यों? क्योंकि मॉस्को आपकी इस तरफ पड़ती है, यूरोप में पड़ती है कैपिटल। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि रशिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो एशिया में पड़ती है कि यूरोप में पड़ती है, तो वो पड़ती है यूरोप में, जो आपकी मॉस्को है। और अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो जापान सबसे, हमने बात करी थी, पूर्व में सबसे पड़ता है और यही इसकी कैपिटल है टोक्यो। तो सबसे ईस्ट में कौन सी पड़ जाएगी, टोक्यो कैपिटल। सबसे नीचे जाएंगे तो सिंपल सी बात है, सबसे नीचे कौन सा हमारा, इंडोनेशिया, और इसकी कैपिटल का नाम क्या है, जकार्ता। तो जकार्ता हो गई सबसे नीचे की तरफ, साउथ में। अब बात करते हैं पूर्वी की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। वेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगी, आपकी अंकारा, ठीक है, यहाँ पे अंकारा लिखी हुई है, ये है आपकी अंकारा। अब एक चीज़ मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ क्या है पॉइंट। देखिए अंकारा ये दिख रही है सबसे, और कई जगह क्या होता है, अंकारा की जगह निकोसिया पढ़ा जाता है। यहाँ पे निकोसिया ढंग से दिख नहीं रहा है, पर आप अगर अपने मैप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जरूर दिखेगा, निकोसिया इसी तरफ पड़ता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, निकोशिया, निकोशिया, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। निकोशिया कैपिटल पूछा जाएगा तो कहाँ पर पड़ती है, वो इसी तरफ है, दोनों में बहुत हल्का सा फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि आप निकोशिया भी लगा सकते हैं या हमारा टर्की की जो कैपिटल है अंकारा भी लगा सकते हैं, पर मेरा मानना है कि आप पहले इसी को लगा के चले। निकोशिया साइप्रस की कैपिटल है, आप ये जानते होंगे, साइप्रस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइप्रस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया आपके कि निकोशिया कहाँ की कैपिटल है, साइप्रस की कैपिटल निकोशिया को माना जाता है। पर अगर सपोज मान के चलते हैं अंकारा नहीं आता ऑप्शन में, तो आप साइप्रस की लगा सकते हैं, जिसको निकोसिया कहा जाता है कैपिटल, वो यहाँ पर पड़ती है। तो कहने का मतलब दो कहाँ पर विवाद देखने को मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इंडोनेशिया है, ऊपर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अस्ताना है, कजाकिस्तान सबसे ऊपर की तरफ पड़ रहा है। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया क्लियर, जब भी हम मैप के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे और भी हैं, जैसे ये है हमारा, इस तरफ से देखेंगे ये मैप के थ्रू, ये वाला पार्ट। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताइए जो हमारी कैस्पियन लेक है, ये कई बार आपने सुना होगा कैस्पियन, ठीक है। कैस्पियन की एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कैस्पियन की, शायद ये होगा यहाँ पे, कैस्पियन लेक। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है विश्व की, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी है ये झील के रूप में। इसका सागर इसलिए बोला जाता है, इसको सी इसलिए बोला जाता है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर है ये, ठीक है। और इसलिए इसको याद रखना आपको कि कैस्पियन सी जो है हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। अब देखिए कैस्पियन सी के बारे में बात कर लेता हूँ, इसके बारे में, कैस्पियन सी, यहाँ पर आपकी कैस्पियन सी। और ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि बताइए कैस्पियन सी जो है हमारी, या कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, ये जो कौन कौन सी बाउंड्री के साथ, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की या सॉल्ट वाटर की लेक है ये झील है। इसको सी इसलिए कहा जाता है या सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इसका एक आकार है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया। तो सबसे पहली बात, ये कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो पहला सबसे बड़ी बात कजाकिस्तान, जिसको याद रखना है, पहला कंट्री। दूसरा रशिया का पार्ट आप जानते हैं इस तरफ भी आता है, तो रशिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करेगी जीरी कैस्पियन सी, ठीक है। सेकंड नंबर पे रशिया हो गया, पहला हमने बात करा है कजाकिस्तान, और यहीं पर दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। चौथे नंबर पे दिख रहा है बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है, तो कौन सा हो गया, ईरान। तो ये चार हो गए, और एक इसी के जस्ट बगल में है जिसका नाम है अजरबैजान, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो देख लेना बाद में मैप में अपने एटलस के पास। तो टोटल कितनी कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है, 5, उनका नाम याद रखना है। पहली बात मैंने बताया कजाकिस्तान, माइंड में रहेगा। दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर गया है कि कितनी कंट्रीज के साथ, और कंट्रीज भी याद रखनी है। कारण क्यों? क्योंकि ऑप्शन वाइज रख दिए जाते हैं कि बताइए इनमें से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है कैस्पियन सी, तो आपको सारों के नाम याद होने चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा कैस्पियन सी से रिलेटेड। इसके बाद एक और जरूरी पॉइंट है जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है कि हमारे कौन कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक है। अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए लैंडलॉक मतलब क्या होता है, या इसको कहा जाता है हिंदी में स्थलबद्ध, स्थलबद्ध कंट्री, मतलब जो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरी हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको सभी को पता है कि मैप में जो ब्लू कलर होता है वो पानी का होता है, मतलब समुद्र का।
तो कहीं ना कहीं से समुद्र से जुड़ा है। जैसे अगर आप ये देखेंगे, जापान पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। रशिया देखेंगे तो यहाँ से समुद्र से घिरा है, यहाँ पर आपका नहीं है। जहाँ पर वो चारों तरफ से समुद्र ना हो, मतलब पूरी तरीके से लैंड इलाका हो चारों तरफ, तो उसको कहा जाता है लैंड लॉक एरिया या लैंड लॉक कंट्री या स्थलबद्ध क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा, सबसे बड़ा, ये है आपका कजाकिस्तान। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो उसका नाम ही हमारा है कजाकिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। लैंडलॉक देखेंगे, देखिए चारों तरफ से बंद है ये। यहाँ पर भी कंट्री ये मत सोचेगा कि यहाँ पर पानी है, ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम कई लोग सोचते हैं कि ये एक तरीके से पानी तो है, समुद्र तो है, इससे जो गिर रहा है, क्योंकि ब्लू कलर का शो कर रहा है। पर मैंने बात करी है, ये एक सी है, जिसको कहते हैं लेक है ये, ना कि ये कोई समुद्र है या आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि महासागर, ऐसा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड एरिया में बात करेंगे कि लैंडलॉक कंट्री यही हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से, सारे के सारे जो यहाँ पर दिख रहे हैं इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला हो जाता है कजाकिस्तान, दूसरा नाम जिसका नाम है उसका नाम है किर्गिस्तान, यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए किर्गिस्तान। लैंडलॉक है चारों तरफ से, कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान हो गया। तीसरा अगर हम बात करेंगे ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ये रहा। और ताजिकिस्तान के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ताजिकिस्तान किसी भी तरीके से कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, हम कई बार गलती कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान, ये भी कहीं से दिखे नहीं दिख रहा, तो तुर्कमेनिस्तान भी हो जाएगा। ये तुर्कमेनिस्तान देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि जितने भी स्थान है ये आप सभी को पता है कि ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान हो गया। इसके बाद हो जाता है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान वही जगह है जहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री गए थे और उनको ताशकंद में उनको जहर दे दिया गया था, मतलब यही माना जाता है। और रियल बात है कि उनको षड्यंत्र के तरीके से मारा गया था। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, आप जानते हैं। और ये आपकी सारे लैंड एरिया है, और इनमें सबसे बड़ा अगर बात करें वो है कजाकिस्तान, जो लैंड एरिया के हिसाब से लैंडलॉक कंट्री में सबसे नंबर 1 पे आता है। अगर वैसे बात करें लैंडलॉक कंट्री में विश्व में कौन कौन से बड़े बड़े कंट्रीज है, तो पहला है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे आता है मंगोलिया। ये भी देखेंगे, देखिए चारों तरफ से बाउंड्री से है इसकी, कहीं भी पानी के साथ इसकी बाउंड्री शेयर नहीं करता ये। एक हो गया मंगोलिया, और तीसरा एक और कंट्री का नाम है जिसको कहते हैं चाड, उसको शायद ऐसे लिखते हैं, एक बार देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से यही होगा, CHAD, चाड। ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। तीनों कंट्री मैंने इसलिए बता दी कि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कई बार ऐसा आ जाता है कि बताइए कि ऐसी कौन सी कंट्री है कि तीसरे नंबर पे आती है लैंडलॉक एरिया के हिसाब से, तो उसको याद रखना है। अच्छा, एक कई बार ये भी आता है कि डबली लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान। डबली उज्बेकिस्तान कहाँ पर है हमारा, ये रहा। अब देखिए डबली कैसे हो गया, यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर पहले इसको लैंड एरिया वाला घेर रखा है, दूसरा फिर रशिया ने भी घेर रखा है। ऐसा जहाँ पर होता है जिसको लैंडलॉक, उसको कहा जाता है कि एक कंट्री के बाद कहीं ना कहीं से समुद्र आ जाता है। जैसे अगर इसको मानते हैं हम, कजाकिस्तान को लैंडलॉक एरिया बोला गया इसको, तो इसके बाद रशिया आता है और रशिया के बाद समुद्र है। पर अगर उज्बेकिस्तान की कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ये आएगा कंट्री, ये भी लैंडलॉक एरिया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको कहा जाता है डबली। और वो सबसे बड़ी अगर हम बात करें वो है उज्बेकिस्तान, तो इसको भी याद रखिएगा। और उज्बेकिस्तान से बार बार मैं रिलेट करके बताता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी को यहीं पर जहर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था कॉन्स्पिरेसी के तहत। एक और चीज क्वेश्चन कई बार आता है कि विश्व की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है, अगर उस तरीके से बोला जाता है तो वो है उलान बातार। उलान बातार बोला जाता है, और ये है आपकी मंगोलिया में। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है उलान बातार। मैंने बोला है सबसे ठंडी, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ठंडा इलाका रशिया का माना जाता है, क्योंकि रशिया सबसे ठंडा है विश्व में। मैंने आपको बताया था कि विश्व में सबसे ठंडा इलाका है वो है साइबेरिया का। ठीक है, और साइबेरिया किसको कहा जाता है, जो एशिया का पार्ट है, जो एशिया वाला पार्ट है रशिया का, उसी को साइबेरिया कहा जाता है। तो सबसे ठंडा इलाका इसका यहीं पड़ता है। हालांकि इसका मॉस्को जो वो भी ठंडी इलाका है अगर रशिया का देखा जाए, पर वो यूरोप में पड़ता है। दूसरी बात मैंने बात करी थी सबसे बड़ा ठंडा इलाका यही है, और दूसरा जो विश्व का सबसे ठंडा इलाका है वो है हमारे पास भारत के पास, जो लद्दाख एरिया में पड़ता है, जिसको कहते हैं द्रास, द्रास सेक्टर, जहाँ पर करगिल वॉर हुआ था वहीं पर। तो इसका सबसे ठंडे के क्षेत्र की बात करेंगे वो सेकंड नंबर पे हमारा आता है, -डिग्री कहीं तक टेम्परेचर चले जाता है, तो वो हो जाता है द्रास सेक्टर, जो करगिल के पास ही पड़ता है। पर विश्व का अगर सबसे ठंडा इलाका बोलेंगे साइबेरिया का इलाका पड़ता है। पर मैंने बोला सबसे ठंडी कैपिटल की बात, तो कैपिटल तो मॉस्को है होनी चाहिए इसकी, पर मैंने बोला है कि साइबेरिया सबसे ठंडा इलाका, और साइबेरिया कहाँ का है, वो है एशिया का। तो और मैंने बात कही थी मॉस्को तो आपकी यूरोप में पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वो होगी नहीं। और जो यूपी आपके एशिया में पड़ता है वो उलान बातार जिसकी कैपिटल है, तो इसलिए सबसे ठंडी हो जाती है उलान बातार मंगोलिया की। हम कई बार मॉस्को लगा के आ जाते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मॉस्को आपकी यूरोप में पड़ती है, ना कि एशिया में। ठीक है,
सेकंड ठंडी सबसे पूछी जाएगी तो उसका नाम है अस्ताना। क्या है अस्ताना? वो है आपकी कजाकिस्तान की, क्योंकि आप जानते हैं मॉस्को इसके आसपास पड़ता है और अस्ताना यहाँ पर। तो सबसे ठंडी जो राजधानी वो है, सेकंड नंबर पे ये है अस्ताना। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट पूरा क्लियर, जो मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिए। अब देखिए मैप में मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता रखी है जो आज के रिसेंट टाइम पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के हिसाब से। क्या है? सबसे बड़ी अगर इनसे बात करते हैं उसका नाम है, वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे जस्ट बगल में है और पाकिस्तान के पास एक पड़ता है ग्वादर पोर्ट। और ये आज के टाइम पे आप न्यूज़ वगैरह में बहुत सुनते होंगे ग्वादर, इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूज़ वगैरह में आपने कई बार सुना होगा ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट इसका एक सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और इसी से चाइना बहुत इसकी हेल्प लेता है। तो ग्वादर पोर्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पर पड़ता है आपका, और ये एशिया का ही पार्ट है, तो आप जानते हैं ये पड़ेगा आपका कहाँ पे, पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट। और अपोजिट अगर आप जाएंगे चाबार पोर्ट, इसको ऐसा लिखा जाता है चाबार, चाबहार पोर्ट या बंदरगाह, ये कहाँ का है? ये है ईरान का। इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको क्लियर करके बता दिया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये है एक तरीके से सबसे सेंट्रल एशिया का पार्ट है ये। और सेंट्रल एशिया सबसे अच्छा, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बहुत स्ट्रैटेजिक है, संसाधनों से पूरा लिप्त है ये वाला इलाका। इसलिए आप जानते हैं कि चाइना यहाँ पर हर बार जाता है कजाकिस्तान से, हर चीज़ को देखता है और इसलिए इसकी इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है। कारण यही है कि ये सारा कांटेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आराम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम है सेंट्रल एशिया के साथ, क्योंकि इसको कोई दिक्कत है नहीं, कजाकिस्तान में घुस जाता है फिर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहीं भी जा सकता है ये। पर इंडिया को दिक्कत क्या है? क्योंकि देखिए ये वाला इलाका जो है ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। यहाँ पे तो हमारा भी कोई डायरेक्टली कोई इंटरव्यून है नहीं, तो हम यहाँ जा नहीं सकते। और यहाँ जानते हैं कि हमको सेंट्रल एशिया में जाने के लिए यही वाला रास्ता चाहिए। इधर जाके देख लीजिए, इधर से हम कैसे जाएंगे? तो यह हमारा एक ही मात्र रास्ता है, वो है ईरान, जो है चाबार पोर्ट। और चाबार पोर्ट पे भी चाइना ने अधिकार कर लिया, आप जानते हैं कि लीज में ले लिया गया था इसके द्वारा, तो ये भी हमारे लिए बहुत दिक्कत कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमारा थ्रेट है वो है चाइना, और चाइना ने हर तरीके से सेंट्रल एशिया में कमांड कर रखा है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा मजबूत जगह है, क्योंकि यूरेनियम जो आप जानते हैं बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में। यूरेनियम का अगर पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि प्रोडक्शन कौन करता है, वो यही करता है, जहाँ से निकलता है कजाकिस्तान, पूरे विश्व का 42%। अब ये समझ सकते हैं कि कितना वैल्यू करता है कजाकिस्तान हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि इधर वाला इलाका जो अफगानिस्तान वाला है, पहले हम ठीक थे, पर जैसे तालिबान आ गया वो दिक्कत और कर गया, क्योंकि आप जानते हैं इस वाले इलाके से हम चलिए कहीं से आपस में करे भी, पर अब आज के टाइम पे तालिबान है। तो ये सब चीज़ें इसकी मेन कारण है सेंट्रल एशिया से हमारे जुड़ने का। और इसके बीच में सबसे बड़ा रुकावट है वो पाकिस्तान, और ये खुद अपने यहाँ रास्ता दे रहा है चाइना को अंदर आने के लिए। कोई दिक्कतें भी आती है तो ये घुसने देता है यहाँ से। तो ये सब मेन कारण है जो मैंने बता दिए। क्वेश्चन हमारे लिए ये बनेगा कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कौन प्रोडक्शन करता है? वो करता है कजाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और डायरेक्टली चाइना यहाँ पे घुस जाता है और सब चीज़ों को आराम से ले लेता है, और इसलिए इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा चल रही है। और भारत इस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ को लेके। चाबार पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, इसके बाद है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बारे में बता दूं, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं, जो अस्ताना में बता रहा हूँ, इन्होंने अभी हाल ही में इसको नूर सुल्तान बना लिया है, नूर सुल्तान, जो इनकी कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान। तो इसको याद रखिएगा, अस्ताना को इन्होंने शायद बदल दिया था। अब ये बात है स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल को कब बनाया गया था? तो देखिए 1859 में इसकी नींव रखी गई थी, जिसको कहा जाता है फर्डिनेंड के द्वारा। फर्डिनेंड ऐसे लिखेंगे, फर्डिनेंड के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1859 में। पर इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? 1969 में, मतलब काम तरीके से शुरू कर गई थी 1869 में। और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन कि इसको पहली बार इसका शुभारंभ कब किया गया था? 1859 में, मतलब इसकी नींव रखी गई थी बनाने की। फिर इसको बाद में 1869 में इसको कंप्लीट करके शुरू कर दिया गया था इसमें काम, वो था ये। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसने आधा टाइम कर दिया था। जैसे जहाँ पर आपकी यात्रा 36 घंटे लगते थे, मैंने आपको कई बार यूट्यूब पे बताया है, अब 18 घंटे लगते हैं इसके बनने से। कारण क्या है? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं वर्ल्ड मैप होता तो बहुत अच्छे से समझाता। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट है, इसको लाल सागर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि लाल सागर कहाँ पर है, यहीं पर है आपका लाल सागर, ठीक है, लाल सागर। और यही लाल सागर जो है आपका, ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और स्वेज कैनाल यहीं पे पड़ती है एकदम। और स्वेज कैनाल कहाँ पर पड़ती है? आपके इजिप्ट में पड़ती है, ठीक है। और क्या हुआ करता था, पहला बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था जब ये बीच में रास्ता दिक्कत कर रहा था। और स्वेज कैनाल में तो अभी न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा लगा था इसको ठीक करने में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्वेज कैनाल जो 1869 में शुरू होती है, वैसे
1859 में उसका काम शुरू हो गया था। फर्डिनेंड ने इसके ऊपर एक पूरा व्याप्त एक तरीके से काम करा था, इसलिए इनका भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। अब और बात कर लेते हैं जो मान ली और भी ज़रूरी पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशंस के हिसाब से। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एशिया के बारे में कुछ और ब्रीफ चीज़ें मैं बात करूं। एशिया का सबसे पहला पॉइंट बन जाता है कि एशिया का ये नाम कहाँ से आया, तो याद रखिएगा हिब्रू। हिब्रू भाषा का ये वर्ड है, हिब्रू, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखेंगे इसको, हिब्रू। वहाँ से इसका एक तरीके से उत्पत्ति होती है एशिया की। और अगर इसका मतलब, अगर आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है जैसे सनराइज करता है, मतलब निकलता है, उगता है सूरज, उसी का नाम इसका तरीके से बोला जाता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, और मैंने पॉपुलेशन वाइज भी बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे एशिया में यहीं पर रहती है। ठीक है, एक सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैं इसके रिलेट करना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए एशिया के उत्तर में क्या है, कौन सा ये आपका समुद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर पड़ता है आपका आर्कटिक। ये हम कई बार बात भी कर चुके हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, उत्तर में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या पड़ता है, तो आर्कटिक है, बहुत सिंपल सा बात है। आर्कटिक को एक बार ठीक कर लीजिएगा स्पेलिंग को। इसके बाद अगर आप बोलेंगे दक्षिण में कौन सा पड़ता है, बहुत सिंपल सा है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर आपका पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हिंद महासागर इधर पड़ जाएगा आपका, और पूर्व में कौन सा पड़ेगा आपका, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक को कहेंगे प्रशांत महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन है, इसको हिंदी में इंडियन ओशियन कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी, कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है बताना, तो कई लोग कहते हैं आपने हिंदी में नहीं बताया, इंग्लिश में नहीं बताया, तो प्रशांत महासागर इसको कहा जाएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये वाला पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब सब चीज़ें हमको याद रखना है, और इनको याद रखिएगा। बाकी इस तरफ आप जानते हैं एरिया पड़ गया है, बस ये जरूरी है हमारे लिए। ये आर्कटिक हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे, और यहीं पर आपका सभी जानते हैं कि मरियाना ट्रेंच पाया जाता है, जिसको गर्त कहा जाता है, सबसे नीचे का पॉइंट है भारत के पूरे विश्व का, और वो पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है। तो इसको भी कई बार क्वेश्चन आया, मैरियाना, इसको भी याद रखिएगा, और ये आपका इस तरीके से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन कई बार आया तो इसको याद रखना है हमारे लिए। मैंने बाकी बता दिया था आपको जो आपका हिंद महासागर के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यूराल पर्वत के बारे में आता है कई बार, वैसे ही बहुत डिटेल का पॉइंट है, इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं, पर वो इसी तरफ पड़ता है उसका पूरा इलाका। यूराल पर्वत, ये कई बार आता है कि यूराल पर्वत आपका कहाँ पर है, तो ये आपका एशिया में ही पड़ता है। राइट, कैस्पियन सागर के बारे में बता चुका हूँ, ये आपकी कैस्पियन लेक हो गई, और बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे हम। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मैं आपको बता चुका था स्वेज कैनाल के ऊपर, कि बताइए कि ऐसा कौन सा वो है आपका सागर जो एक तरीके से अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये वाला जगह है, लाल सागर इसको कहा जाता है, और ये अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। अफ्रीका यहाँ पर आ गया, एशिया ये हो गया, तो इसको अलग करने का काम है। और आपका स्वेज कैनाल मैंने बता दी थी यहीं पर है। स्वेज कैनाल आपके इजिप्ट में पड़ती है अगर बेसिकली बात करें, इजिप्ट में, ठीक है, मिस्र में। और मिस्र का शायद इसको कुछ कहा जाता है, मिस्र का उपहार कहते हैं इसको, स्वेज कैनाल को, ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, मिस्र का उपहार, इसको भी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि आपको ये वाला इलाका जो इधर पड़ता है, यहाँ से आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका पड़ जाता है, और यहीं पर आपकी पड़ती है साइड में, जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग या स्ट्रेट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, या बेरिंग जल संधि। तो पूछा जाता है कहाँ पर पड़ती है, तो यहीं पर पड़ती है, इन दोनों को अलग करती है। कहने का मतलब नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को अलग करने का जो काम करती है वो है बेरिंग जल संधि। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, पर मैप्स आप जितना याद रखेंगे उतना आसानी हो जाएगी। ल्यूसेंट पे हम क्या देखते हैं, ये डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया जाता है कि बेरिंग जल संधि। अब ये क्या हो जाता है, रट्टा मारने की वाली बात, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ल्यूसेंट आपके लिए ठीक है, और इतना भी नहीं मारना रट्टा कि आपको दिमाग से सारी चीज़ें रट्टा ही मारनी पड़ रही है। जब तक आप उसको एक तरीके से इमेजिन नहीं करेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो आप इजिली कर लेंगे। अब जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कजाकिस्तान, तो आपको याद रहेगा, हाँ कजाकिस्तान ऐसे था, दिमाग में आएगा। और कजाकिस्तान के बारे में आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं कि लैंडलॉक एरिया है, क्योंकि खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि हाँ लैंडलॉक तो है, ये बीच में पड़ता है। ये यूरेनियम में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, अस्थाना इसकी कैपिटल है, जिसको आज के टाइम पे नूर सुल्तान कहा जाता है। ये सब चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आगे और बात करता हूँ। जैसे कि
हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एशिया में 3 तरीके के प्रायद्वीप जिसको कहा जाता है, पेनिसुला कहा जाता है। पहला है अरब, पहला यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा आपका है जो इंडो चीन, इंडो चाइना जिसको कहा जाता है। और तीसरा है आपका जो दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन कहाँ पर पड़ता है? हमारे इस तरफ इलाके में, ठीक है। तो ये सारे जो आपके प्रायद्वीप है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। और कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं। और सभी जानते हैं कि जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, अरब, ये अरब प्रायद्वीप कहाँ पर पाया जाता है? ये रहा अरब। सबसे ज़्यादा अरब प्रायद्वीप पूरे विश्व का अगर बड़ा जाए बोला जाता है, सबसे बड़ा है ये। तो ये कहाँ पाया जाता है? आपके एशिया में ही पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अरब प्रायद्वीप। मैं ज़्यादातर इतना ऊपर ऊपर बता रहा हूँ आपको कि ये भी याद रहे और ज़्यादा डिटेल में भी ना जाए, क्योंकि मैप अगर मैं बहुत डिटेल में समझाने लग जाऊँगा तो वो हो जाएगा यूपीएससी लेवल का। हमें एसएससी तक ही रहना है। पर हाँ, हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ज़रूरी है हमारे लिए। सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट हमारे यहीं पर है। पीओके में आपको पड़ता है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ये मैं अलग से जब हम बात करेंगे उस पर बात करेंगे गॉडविन ऑस्टिन के बारे में, और ये ऑस्टिन ऐसा जाएगा, ठीक है। K2 कहा जाता है जिसको गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम रखा गया है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम बात करेंगे परफेक्टली, तब उस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इरेज कर देता हूँ मैं, आगे और चीज़ें हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने सुना होगा पामीर का पठार, पामीर प्लेट्यू। तो ये पूछा जाता है कि पामीर प्लेट कहाँ पर है? ये प्लेट्यू कहा जाता है उसको पूरी तरीके से। तो पहले याद रखिएगा, ये जो है पूरा एक तरीके से पामीर का पठार, ये पूरा एक स्पेसिफिक जगह में नहीं है। सबसे ज़रूरी बात अगर हम बात करें, ये पड़ता है आपके ताजिकिस्तान के पास, सबसे ज़्यादा इलाका है जो इसका पड़ता है ताजिकिस्तान, ये रहा आपका इलाका। इसी वाले इलाके में सबसे ज़्यादा पड़ता है ये। क्या नाम है आपका जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में? पामीर के बारे में, पामीर का पठार या पामीर प्लेट्यू जिसको कहा जाता है। और ये आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर पूरे इलाके में फैला हुआ ये है, क्योंकि एक कंट्री में स्पेसिफिक नहीं है। पर ये कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है कि पामीर का पठार कौन से देश में स्थित है। तो देखिए, अगर आपको ये याद रखना है तो सबसे बड़ा इलाका बोले तो ताजिकिस्तान में ही ये स्थित है। वैसे और भी कंट्रीज के साथ जुड़ता है, जैसे आपका बगल में ही आपका किर्गिस्तान है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट है। पठार मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे इलाके का एक कह सकते हैं बड़ा बड़ा इलाका है, और वो बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह में बन गया। तो इसलिए बहुत बड़े इलाके में, इसलिए इसको कहा जाता है पामीर। और आप जानते हैं इसको विश्व की छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहाँ कहाँ बताया? ताजिकिस्तान में बताया सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है, किर्गिस्तान में पड़ता है आपका, चाइना में भी पड़ता है थोड़ा बहुत इलाका इधर चाइना में। इसके अलावा आप जान सकते हैं अफगानिस्तान, इधर ही पड़ता है आपका अफगानिस्तान, तो यहाँ पर भी आता है आपका। तो कौन कौन सी कंट्री हो गई? सबसे पहली बात आपका ताजिकिस्तान में सबसे ज़्यादा, दूसरा किर्गिस्तान इसके जस्ट एकदम बगल में है तो किर्गिस्तान भी हो गया, तीसरा आपका चाइना हो गया, और चौथे नंबर पे हो गया अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब स्पेसिफिक अगर हम बात करें, ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा इलाका इसका देखने को मिलता है पामीर का, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इरेज कर देते हैं। जो जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं वही बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम एशिया की बात करें, इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो मैं चैप्टर के वाइज समझाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि सबसे छोटा हमारे देश में, पूरे एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, उसका नाम है मालदीव्स। और ये भी माना जा रहा है कि मालदीव आने वाले टाइम पे समाप्त भी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा समय है नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पानी में घिर रहा है वो, और धीरे धीरे वो पूरा डूब जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको एक बार मालदीव घूम के आ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के टाइम में मालदीव रहेगा ही नहीं, सिंपल पॉइंट ये है, ठीक है। अच्छा, मालदीव सबसे हमारा जो, अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा देश है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हमारा रशिया। अच्छा, इसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पहला रशिया है, दूसरा चाइना है। अगर बोलें कि रशिया कहाँ कहाँ तक आता है, तो यूरोप में भी आता है और आपकी एशिया में भी आता है। तो 13,000 समथिंग कुछ किलोमीटर है, ये हमारा रशिया का इस तरफ पार्ट में आता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये 9,000 कुछ समथिंग ये चाइना का आता है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश चाइना है, पर मैंने अभी रिसेंट की किसी पेपर में देखा, उसको रशिया को राइट आंसर मान रखा था। तो अगर वैसे देखा जाए, तो जो एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो चाइना को राइट आंसर माना जाता है। पर अगर वैसे देखा जाए तो चाइना से ज़्यादा मेरे हिसाब से रशिया लैंड एरिया ज़्यादा देखा जाता है एशिया में, क्योंकि इसका साइबेरिया इलाका यहीं पर पड़ता है, साइबेरिया। तो दोनों में अंतर हो सकता है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर मेरा मानना है कि उस तरीके से देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको पहले मानेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट की किसी एग्जाम में चाइना को सबसे बड़ा लैंड एरिया माना गया था ये एशिया का। सेकेंड नंबर पे हो जाता है रशिया,
क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट अगर हम बात करें, जैसे मॉस्को वाली जो पार्ट है वो भी यूरोप में पड़ता है। अभी मैं इसको क्लियर करके अगले वाले टॉपिक में बता दूंगा। वैसे मैंने अभी जो पढ़ा था इसको ढंग से, शायद मैंने रशिया का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ा था कि एशिया में जो आता है, पर अभी मैं रिसेंट का कोई पेपर देख रहा था एसएससी का, वहाँ पर चाइना को राइट आंसर मान रखा था। तो एक बार मैं देख लूंगा लैंड एरिया किलोमीटर के हिसाब से क्या है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों के बीच में। पर वैसे एसएससी के हिसाब से बात करें तो चाइना ही होगा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का बड़ा कंट्री है, वो है चाइना। इसके बाद सेकंड नंबर पर रशिया ही होगा, सिंपल सी पॉइंट ये है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा बोला जाए कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वो है चाइना। अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से तो हमारा ही है चाइना के नाम पे, पर कुछ समय के बाद ये कहा जा रहा है कि 2045 तक संभावना ये बताई जा रही है कि चाइना से पीछे हो जाएगा और चाइना से आगे हो जाएगा भारत। और पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें डेंसिटी के हिसाब से तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर सबसे उस तरीके से माना जाता है कि सिंगापुर जो इलाका है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। पर ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो इकोनॉमिक तरीके से देखा जाए तो बैरियर है या बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है लैंड एरिया के हिसाब से, तो सिंगापुर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जो मैंने बता दिया था कि लैंडलॉक एरिया के हिसाब से भी याद रखिएगा, पहला है मंगोलिया, दूसरा है सॉरी कजाकिस्तान, दूसरा है मंगोलिया। अच्छा, चाइना की ही बात मैं कर लेता हूँ। चाइना के बारे में सबसे पहली बात, हाँ यहाँ पर एक रिवर है जिसको कहते हैं यांगसी रिवर। मैं यहाँ पे लिख भी रखा है, एक बार इरेज करके आगे बात करते हैं। कहाँ पर है ये यांगसी रिवर, एक मिनट। ये है यांगसी रिवर। यांगसी रिवर ये रहा, ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और ये एसएससी की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि यांगसी रिवर एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी, यांगसी। इसको वैसे येलो रिवर भी कहा जाता है, पीली नदी सबसे बड़ी है ये यांगसी रिवर, और ये चाइना में ही बहती है। चाइना से वैसे वैसे बहुत लंबा ट्रेवल करती है, पर चाइना से इसका ओरिजिनेट होता है और बहुत बड़ा पैमाना इसका चाइना में ही है, तो इसलिए इसको यांगसी रिवर को चाइना के रूप में ही बोला जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि सबसे बड़ी रिवर के हिसाब से बात करें तो यांगसी रिवर एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। तो पहले मैं मैप के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, पीपीटी में मैंने आपको दे रखा है, और भी ऐड कर लेंगे, पर हमारा मेन पॉइंट है कि हम जितना हो सके मैप के थ्रू ही उसको याद करते रहें। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि सबसे गहरी झील जो है हमारी, पहली बात तो हमने सबसे बड़ी झील के बारे में बात कर ली थी, ये है। पर सबसे गहरी झील होती है वो है बेकाल। बेकाल कहाँ पर पड़ती है, रशिया के पार्ट में ही पड़ती है, और रशिया का जो एशिया वाला पार्ट है, साइबेरिया वाला इलाका, उसी तरफ पड़ती है बेकाल, बेकाल लेक। और ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि बेकाल है कहाँ पर, वो है रशिया में। इसको भी याद रखना है, बेकाल लेक हमारी जो पड़ती है, और सबसे गहरी झील मानी जाती है ये लगभग, ठीक है। और सबसे बड़ी मैं बता चुका था कैस्पियन सागर जिसको कहा जाता है, और ये एशिया के इस तरफ पार्ट में पड़ती है। कितने लैंड एरिया के साथ है, 5 के साथ, मैं बता चुका था इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा पॉइंट। इसके बाद हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में और कुछ चीज़ें जो जो मेन हमारा इसके साथ रिलेट करता है। सबसे ठंडा इलाके की बात करते हैं पूरी एशिया की, तो वो है हमारा रशिया। रशिया का सबसे ठंडा इलाका होगा, मैंने बताया था साइबेरिया वाला इलाका सबसे ठंडा इलाका है। पर साइबेरिया एक बहुत बड़ा पैमाना है, एक जगह स्पेसिफिक जगह में कई बार होता है कि उसका सबसे ठंडा इलाका देखा जाता है और सबसे गर्म। स्पेसिफिक जगह की बात करें इसको कहते हैं बरखोसियांक, ठीक है। बरखोसियांक ये मैंने प्रोवाइड करा रखा है उसके अंदर ही पीपीटी में, बरखोयांस्क ऐसे लिखेंगे इसको। ये आपका जो पड़ता है बरखोसियांक, ये रशिया में ही पड़ता है और सबसे ठंडा इलाका है स्पेसिफिक। जैसे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया का सबसे ठंडा इलाका हमारा द्रास है। वैसे देखा जाए तो द्रास हमारा कहाँ पड़ेगा, करगिल में। करगिल कहाँ पर है, ये हमारा करगिल एक तरीके से बोला जाए तो कश्मीर में पड़ता है और उसके बॉर्डर के साथ शेयर करता है लद्दाख के साथ, और द्रास हमारा स्पेसिफिक सबसे ठंडा इलाका है ये, तो उसी तरीके से इसको याद रखना है। बरखोसियांक एशिया का सबसे ठंडा इलाका है ये, पूरे इलाके में देखा जाए तो कहते हैं माइनस बहुत नीचे तक चला जाता है इसका टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और, हाँ सबसे गर्म इलाका बोला जा सकता है। वैसे तो इसराइल का एक इलाका है, मैं आगे बात करूंगा, वैसे अब आज के टाइम पे उसको कंसिडर नहीं किया जाता। पर वैसे अगर हम बात करें कि सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, मैं कह रहा हूँ इसराइल को नहीं माना जाता। वैसे पाकिस्तान का एक इलाका है जिसको कहते हैं जैकोबाद। जैकोबाद, कई लोग इसको जैकोबाबाद पढ़ा जाता है, जैकोबाद।
जैकोबाबाद ऐसे लिखा जाता है, जैकोबाद या जैकोबाबाद। सबसे गर्म इलाका है और ये पाकिस्तान का है अभी रिसेंट के डाटा के हिसाब से, पर ये ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल में कुछ एक स्पेशल जगह में ही ज़्यादा गर्म देखा जा रहा है, तो ये डाटा करंट अफेयर के हिसाब से बदलता रहता है। और उस तरीके से देखा जाए तो अभी रिसेंट के डाटा के हिसाब से सबसे गर्म इलाका यही है। वैसे इसराइल का था एक, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, मैं अगले टॉपिक में जब बात करेंगे तो दूसरे पार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहीं पर इसराइल में पड़ता है ये वाला पार्ट जो है इसराइल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो पॉइंट है। बाकी आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे जो हमारे लिए आसपास के जो कंट्रीज़ हैं। वैसे देखा जाए तो एशिया में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे, और उतने हमको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ ज्योग्राफी को लेकर है पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बात करेंगे। जब इसको अलग से हम पढ़ेंगे अलग अलग कंट्रीज़ को, मैं लगेगा मुझे कि जो कंट्री से हमारे नेबरिंग कंट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं कराना है वो मैं करा दूंगा। और एशिया स्पेसिफिक में ही रहेंगे, ज़्यादातर हम आगे नहीं भागेंगे कि हर कंट्रीज़ का बहुत बारीकी पॉइंट बात कर रहे हैं, वो सब मायने नहीं रखता, क्योंकि एसएससी में इतना डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं है। बस इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसको फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं क्योंकि एशिया बहुत बड़ा है और एक ही टॉपिक में करा दूँ तो ठीक नहीं रहेगा। अगला पार्ट इसका अगले दिन, और डेली ही रहेगी क्लासेज, जिसके जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए। और एक चीज़ और, जो करंट अफेयर के साथ जुड़े हैं, मैं करंट अफेयर इसलिए नहीं प्रोवाइड कराया क्योंकि मैं सोच रहा था मार्च में भी इसमें शामिल कर दूँ, तो एक खट्टे ही मार्च को भी शामिल कर दूंगा और अप्रैल को भी। पहले कोशिश करूंगा कि मार्च मंथ की भी इसमें ऐड कर दूं, लगभग 27-28 तारीख को, और फिर 5-6 तारीख या अप्रैल की, सॉरी मई की स्टार्टिंग की कुछ दिन में, 1-2 तारीख में, फिर उसके साथ जो हमारा अप्रैल है वो भी जोड़ दूंगा मैं, जिससे अप्रैल भी खत्म हो जाए और मार्च भी, क्योंकि कई लोग एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही कहना था, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।